अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो पहले सबसे हम देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन से कंटेंट जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर तो आप GCUF के स्टूडेंट हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको यही मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आउटलाइन लिखें, उसमें जितने भी मेन कंटेंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। इससे एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है और आपका GPA जो है वो भी इंशाल्लाह ज़्यादा आएगा। तो चले हम पहले देखते हैं कि इसकी आउटलाइन क्या है इस टॉपिक की। टॉपिक का नेम है बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो हम पहले इसमें देखेंगे व्हाट इज़ डाटाबेस, कि डाटाबेस क्या है। फिर बायोलॉजिकल डाटाबेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बायोलॉजिकल डाटाबेस की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस, स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। एंड देन हम देखेंगे कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेंट्रल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और दूसरा हमारे पास जो रिसोर्स है वो है यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटाबेस। अ डाटाबेस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड आर्कीव used to store and organize data in such a way that information can be retrieved easily via a variety of search criteria। अब डाटाबेस एक कंप्यूटराइज्ड आर्कीव है, जिस तरह आप व्हाट्सएप में अपने चैट्स को आर्कीव करते हैं स्टोर करने के लिए, इस तरह कंप्यूटर में अगर हम आर्कीव करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस वे में कि उनकी रिट्राइवल जब भी हमें उसकी डाटा की ज़रूरत हो वो इजीली जो है हम उसको रिट्राइव कर सकें, सर्च कर सकें। अब इसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्च क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, डाटाबेस। अ डाटाबेस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड आर्कीव used to store and organize data in such a way that information can be retrieved easily via a variety of search criteria। अब डाटाबेस जो है बेसिकली ये इसकी कंपोजिशन है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर वो हम सारी इंस्ट्रूमेंट्स को कहेंगे जिसको यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पुट करते हैं कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर हार्डवेयर्स में हमारे पास कीबोर्ड आ सकता है, डेस्कटॉप आ सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर में वो सारे जो हैं फोल्डर्स वगैरह या टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब जो डाटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, या इसे एंट्री भी कहते हैं। जैसे कि एक फ़ोल्डर है तो उसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो डाटाबेस में उसको कहते हैं रिकॉर्ड या एंट्री। अब उस एंट्री की नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं, लाइक उसमें नेम्स के लिए सेपरेट एक फील्ड है, डेट्स के लिए, कॉन्टेक्ट्स के लिए, एड्रेसेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ोन में देखें कॉन्टेक्ट का जो ऑप्शन है उसमें नेम्स की सेपरेट फील्ड होती है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के लिए होता है ऑप्शन, और उसमें एड्रेस का भी ऑप्शन होता है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करेंगे, अब इसमें बायोलॉजिकल डाटा स्टोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम या तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टोर कर रहे हैं या प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर कर रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड में या एंट्री में नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं, नेम्स के लिए, डेट्स के लिए, कॉन्टेक्ट्स के लिए, एड्रेसेस के लिए, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। अब उस डाटा को हमने रिट्राइव करना है। अब डाटा तो स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड या एंट्री, उसको रिट्राइव करने के लिए, सर्च करने के लिए हम एक वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। जैसे अगर फ़ोन से हमने कॉन्टेक्ट्स जो हैं उसे सर्च करना है तो एक स्पेसिफ़िक हम लेटर जो है वो लिखते हैं, कोई भी लेटर, तो उससे जितने भी वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं हमें इजीली जो है रिट्राइव हो जाते हैं, उन्हें फाइंड करने में इजी रहते हैं हम। अब इसमें अगर हमने वैल्यू पुट करनी है तो इसमें वैल्यू कौन सी होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिट्राइव करना है रैकेट से या एंट्री से, तो हम या तो कोई सीक्वेंस यूज़ करेंगे या एक स्पेसिफिक लेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि एडिनिन के लिए हम ए यूज़ करेंगे, एंड अगर हम सीक्वेंसेस भी जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस को। अब इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग एक वैल्यू को यूज़ करके
डाटा को रिट्राइव करते हैं, इसको कहते हैं मेकिंग अ क्वेरी। बायोलॉजिकल डाटाबेस की 3 टाइप्स हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्क्राइब किया है कि 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस एंड स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। बायोलॉजिकल डाटाबेस हमें पता है कि इसमें क्या स्टोर होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और प्रोटीन सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन। अब हम पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है प्राइमरी डाटाबेस में, सेकेंडरी डाटाबेस में और स्पेशलाइज्ड डाटाबेस जो हैं वो क्या हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि प्राइमरी डाटाबेस जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए कौन से हैं और प्रोटीन्स के लिए कौन से हैं। देन सेकेंडरी डाटाबेस देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए कौन से हैं और प्रोटीन्स के लिए। और लास्ट पे हम एग्जांपल्स देखेंगे स्पेशलाइज्ड डाटाबेस की। अब हम पहले देखते हैं कि प्राइमरी डाटाबेस क्या है, सेकेंडरी डाटाबेस जो हैं वो क्या हैं। प्राइमरी डाटाबेस को हम आर्काइवल डाटा भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली बस इनको हमने आर्कीव किया है, स्टोर किया है। ये रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली इसको स्टोर किया जाए तो उसे कहते हैं प्राइमरी डाटाबेस। अब जो जितना भी डाटा स्टोर हुआ है 1980s में, वो ज़्यादातर जो है वो प्राइमरी डाटाबेस की ही फॉर्म में है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटाबेस की, तो इसमें क्यूरेटेड डाटाबेस है, नॉलेज बेस्ड डाटाबेस है, रिसर्च के बाद जो है इसमें स्टोर होता है। अब इनका सोर्स क्या है, प्राइमरी डाटाबेस का क्या सोर्स है, सेकेंडरी डाटाबेस का क्या सोर्स है। तो प्राइमरी डाटाबेस जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्टली सबमिशन होती है एक्सपेरिमेंटली ड्राइव डाटा की, जो कि रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट से जो भी डाटा ड्राइव करते हैं विदाउट एनी एनालिसिस उसको डायरेक्टली जो है वो सबमिट कर देते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो एनालिसिस के बाद होता है, लिटरेचर की रिसर्च के बाद होता है। और प्राइमरी डाटाबेस में अगर तो कोई एरर हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन, उनमें मॉडिफिकेशंस के बाद जो डाटा है वो सेकेंडरी डाटाबेस में स्टोर होता है। इसकी अब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि प्राइमरी डाटाबेस की एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं और सेकेंडरी डाटाबेस की एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। अब प्राइमरी डाटाबेस जो है इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ही नहीं स्टोर हुए, बल्कि इसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस भी इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा जो है वो स्टोर होते हैं, जीनोमिक्स भी और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस भी। तो हम हर एक को जो है वो वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी डाटाबेस की और वो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए, तो उसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास डाटाबेसेस की। तो पहली हमारे पास है ENA, जिसे हम लोग कहते हैं यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्कीव। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है DDBJ, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, जैन बैंक। ये तीनों जो हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं पब्लिक को, कि इसमें डेली बेसिस पे डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डाटाबेस स्टोर होता है। और किसका डाटाबेस स्टोर होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का। अब फंक्शनल जीनोमिक्स की जो प्राइमरी डाटाबेस हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो अरे एक्सप्रेस है जो यूज़ की जाती है फंक्शनल जीनोमिक्स को स्टोर करने के लिए डाटा को, और दूसरा हमारे पास है जियो, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। अब प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए जो हमारे पास प्राइमरी डाटाबेस यूज़ होता है वो हमारे पास है प्रोटीन डाटा बैंक। दूसरी जो है इसकी डाटाबेस एक और है, वो है हमारे पास प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसर्च प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। और लास्ट पे जो थर्ड है डाटाबेस जो हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डाटाबेस, तो उसको कहते हैं स्विस प्रोट। अगर सेकेंडरी डाटाबेस की बात करें तो उसमें एग्जांपल्स 3 हैं, इंटरप्रो, यूनिप्रोट। ये एक जनरल एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिकली सेकेंडरी डाटाबेस की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए, और प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए कौन कौन से डाटाबेस हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर हम देखें तो इंटरप्रो में इंटरप्रो एक डाटाबेस है जिसमें प्रोटीन की फैमिलीज़, मोटिव्स और डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं।
अब मोटिव्स जो हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन्स के, और ये नॉन स्टेबल हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। जबकि डोमेन्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं और ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करने की भी एबिलिटी रखते हैं। अगर यूनिप्रॉट की बात करें तो ये नॉलेज बेस हैं, इनमें सीक्वेंस और फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की। इंजैम्बल की अगर हम बात करें तो इस डाटाबेस में प्रोटीन की वेरिएशंस, प्रोटीन्स के फंक्शंस, रेगुलेशंस और जीनोम की, इवन होल जीनोम जो है उसके सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन भी इंजैम्बल में होती है। और ये तीनों जो हैं ये सेकेंडरी डाटाबेसेस हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड डाटाबेस की। तो स्पेशलाइज्ड डाटाबेस या तो सर्व कर रही होती हैं एक स्पेसिफिक रिसर्च कम्युनिटी, या इसका फोकस बेसिकली एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की होल जीनोम के ऊपर होता है। अब इसमें जो कंटेंट हैं इस स्पेशलाइज्ड डाटाबेस में वो या तो हमारे पास सीक्वेंसेस हो सकते हैं या अदर इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो सीक्वेंसेस हैं वो या तो ओवरलैप हुए होंगे प्राइमरी डाटाबेस के साथ, कि प्राइमरी डाटाबेस की मॉडिफिकेशंस के बाद जो है वो सेकेंडरी डाटाबेस में वो स्टोर हुए, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद उनको स्पेशलाइज्ड डाटाबेस में स्टोर किया जा रहा होगा। या इसमें जो न्यू डाटा है वो भी डायरेक्टली सबमिट करते हैं ऑथर्स, लेकिन वो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर की कम्युनिटी जो इसमें स्टोर करते हैं डाटा, और वो एनालिसिस के बाद ही डाटा स्टोर होता है। अब इसमें इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं इस डाटाबेस की, कि इसमें यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है डाटा की, और एडिशनल एनोटेशन होती है सीक्वेंसेस की, एडिशनल मॉडिफिकेशन होती है। अब ऐसे जीनोम जो कि टेक्सोनोमिक स्पेसिफिक हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल है स्पेशलाइज्ड डाटाबेस की, क्योंकि हमने पहले देखा है कि इसका फोकस जो है एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के होल जीनोम के ऊपर होता है। फ्लाई बेस, वॉर्म बेस, एस बेस एंड टायर। अब फ्लाई बेस जो डाटाबेस है इसको यूज़ किया जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के होल जीनोम की सीक्वेंसेस के लिए, के डाटा है इसके पास। और अगर एस बेस डाटाबेस की बात करें तो इसमें सी एलिगन्स नीमाटोड वॉर्म्स जो हैं उनका कंप्लीट डाटा है इस डाटाबेस के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेकेंडरी डाटाबेस, प्राइमरी डाटाबेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए और प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए कौन से हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, और उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी डाटाबेसेस में न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए कौन से प्राइमरी डाटाबेस यूज़ होते हैं और प्रोटीन्स के लिए कौन कौन से प्राइमरी डाटाबेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद हम सेकेंडरी डाटाबेस को देखेंगे और उनमें न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए कौन से डाटाबेस यूज़ हो रहे हैं और प्रोटीन्स के लिए कौन से यूज़ हो रहे हैं, हम वो देखेंगे फिर। और लास्ट पे हम स्पेशलाइज्ड डाटाबेस की जो है एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी थोड़ी सी जो है वो स्टडी करेंगे। अब पहले देखते हैं प्राइमरी डाटाबेसेस न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए। तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए 3 बेसिकली जो हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं प्राइमरी डाटाबेसेस। पहला है जेनबैंक। तो जेनबैंक NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है, और इसकी लोकेशन है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। अब जो दूसरा मोस्ट कॉमन प्राइमरी डाटाबेस है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास है EMBL। EMBL मतलब यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबॉर्ट्री, या इसे हम EMBL बैंक भी कहते हैं, जिसमें डाटा जो स्टोर होता है वो होता है ENA यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्कीव पे। ठीक है, EMBL का एक पार्ट है ENA यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्कीव, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को के प्राइमरी डाटा को स्टोर करने के लिए। इसकी लोकेशन जो है वो है यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, जो कि हिंगस्टन में है, लंदन इंग्लैंड में सॉरी। और जेनबैंक की लोकेशन जो थी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। अब लास्ट पे अगर हम देखें तो वो है DDBJ
डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, और इसकी लोकेशन जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स मिशिमा, ये सेंट्रल जापान का एक सिटी है। अब हम देखेंगे प्राइमरी डाटाबेसेस जो कि प्रोटीन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो पहले हमारे पास है PIRPSD, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसर्च प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। ये इंफॉर्मेशन रिसर्च और सीक्वेंस डाटाबेस की कोलैबोरेटिव जो है डाटाबेस है। दूसरा हमारे पास है स्विसप्रोट, और थर्ड जो है वो हमारे पास है प्रोटीन डाटा बैंक। अब 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रोटीन्स जो हैं, उनके लिए जो मोस्ट कॉमनली सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है वो है प्रोटीन डाटा बैंक। इसमें एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के, वो प्रोटीन्स के भी और न्यूक्लिक एसिड्स के भी स्टोर होते हैं। अब ये जो एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऑब्टेन होते हैं बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से और NMR या जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से हमें ये ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो प्राइमरी डाटाबेसेस हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के लिए हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं पब्लिक को भी, कि इसमें पब्लिक भी जो है वो अपने डाटा को स्टोर कर सकती है, डेली बेसिस पे ऐड अप कर सकती है। अब ये तीनों का डाटा जो है वो डेली बेसिस पे शेयर होता है एक कोलैबोरेशन के थ्रू, जिसका नेम है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन, कि इसके थ्रू जेन बैंक, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्कीव और डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान का जो डाटा है वो डेली बेसिस पे शेयर होता है। NCBI की लोकेशन हमें पता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का ये एक पार्ट है, सॉरी, और ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री का एक पार्ट है, और ये डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान जो कि मिशिमा जापान का एक सेंट्रल सिटी है वहाँ पे लोकेटेड है। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी डाटाबेसेस जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए कौन से हैं और प्रोटीन्स के लिए कौन से हैं। सेकेंडरी डाटाबेस अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के लिए तो वो हमारे पास है ओमनियोम डाटाबेस। ये कॉम्प्रिहेंसिव माइक्रोबियल रिसोर्स है जिसको मेंटेन करता है टाइगर, द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक रिसर्च। अब इसमें माइक्रोब्स का जो सीक्वेंस है उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है ओमनियोम डाटाबेस में। अब इंफॉर्मेशन जो होगी वो रफ फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि एनालिसिस के बाद जो है वो इसमें स्टोर ही होगी, और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक रिसर्च। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी डाटाबेसेस प्रोटीन के लिए कौन से हैं। प्रोटीन के लिए प्रोजाइट है, प्रिंट्स हैं और MHC पेप हैं। अब हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे इनको। पहले देखते हैं प्रोजाइट। प्रोजाइट एक ऐसा डाटाबेस है जो कि कंप्लीट सीक्वेंस को कलेक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोटीन्स के स्पेसिफिक पैटर्न्स को जो है वो कलेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें जो एंट्री है या इसमें जो डाटा है वो स्टोर होता है 2 फॉर्म्स में, या तो पैटर्न्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और पैटर्न्स के साथ साथ उनकी रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है प्रोजाइट में। प्रोजाइट डाटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स, और इसमें जो एंट्री की टाइप है वो 2 हैं, पैटर्न्स और रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। इसके बाद अगर हम प्रिंट्स की बात करें तो ये एक दूसरा डाटाबेस है जो कि सेकेंडरी डाटाबेस है और प्रोटीन्स के स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इसमें जो प्रोटीन के पैटर्न्स हैं वो स्टोर होते हैं फिंगरप्रिंट की फॉर्म में। अब इसमें जो एंट्री है, इसमें तो 2 टाइप्स की एंट्री थी, अब इसमें एंट्री जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुई है। अब इसकी जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन जो है वो आप समझ लें। सेकेंडरी डाटाबेस जो प्रोटीन्स के लिए हैं, इनकी जो सबसे लास्ट टाइप है वो है MHC पेप। तो इसमें 13,000 से ज़्यादा जो पेप्टाइड सीक्वेंस हैं वो बाइंड हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमने सेकेंडरी डाटाबेसेस देखे हैं न्यूक्लियोटाइड के लिए और प्रोटीन्स के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हमारे पास है ओमनियोम डाटाबेस, जिसको मेंटेन कर रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक रिसर्च, जिसे हम टाइगर कहते हैं। प्रोटीन डाटाबेसेस की हमने 3 टाइप्स देखी हैं कि प्रोजाइट है, प्रिंट्स है, MHC पेप है। प्रोजाइट में सीक्वेंस की बजाय
पैटर्न्स में जो है वो डाटा स्टोर होता है और इसकी एंट्री की 2 टाइप्स हैं, ये पैटर्न्स है और उनका रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है। जबकि अगर हम प्रिंट्स की बात करें तो प्रिंट्स में जो है वो पैटर्न्स जो हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं फिंगरप्रिंट्स की फॉर्म में। अब इसके जो एंट्री की है उसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में और उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे पहले भी बताया नेक्स्ट लेक्चर में। और लास्ट पे जो है वो है MHC PEP, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो है उससे 13,000 से ज़्यादा जो है पेप्टाइड सीक्वेंसेस बाइंड हैं, क्योंकि ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो है ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट भी है। अब हम देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड डाटाबेस जो हैं और अब स्पेशलाइज्ड डाटाबेस की अगर बात करें तो हमें पता है ये एक यहाँ तो सर्व करते हैं रिसर्चर की कम्युनिटी को या एक इंडिविजुअल की डिटेल्स हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ये यूज़ होते हैं। डिटेल्ड हिस्ट्री मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और प्रोटीन्स को। अब अगर इसमें देखें तो इसकी 2 टाइप्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहले है फ्लाई बेस्ड डाटाबेस जो कि एक स्पेशलाइज्ड डाटाबेस है और एस बेस्ड डाटाबेस जो कि एक स्पेशलाइज्ड डाटाबेस है। अगर फ्लाई बेस्ड डाटाबेस की बात करें तो फ्लाई से ही शो हो रहा है कि ये एक इसमें फ्लाई का जो है वो डाटा जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें इंटायर जीनोम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का हाई डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और क्वालिटी के साथ। फ्लाई बेस्ड डाटाबेस में इंटायर जीनोम कंप्लीट जीनोम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का और उसकी कंप्लीटनेस जो है और क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है एस। अब हम देखेंगे जो टाइप स्पेशलाइज्ड एस डाटाबेस जो है इसमें ना सिर्फ सीक्वेंसेस जो हैं वो स्टोर हुए होते हैं बल्कि उसके साथ साथ उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और फिनोटाइपिक इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो भी अवेलेबल होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है ये है सी एलिगेंस निमाटोड वॉर्म्स में का जो है इसमें सीक्वेंस जेनेटिक मैप और फिनोटाइपिक इन्फॉर्मेशन जो है इस डाटाबेस में अवेलेबल है। अब सी एलिगेंस निमाटोड वॉर्म्स जो हैं ये एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लेंथ ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर है। अब इसमें हमने डाटाबेस देखा, बायोलॉजिकल डाटाबेस की अगर फर्दर टाइप्स देखी, प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस, टर्शियरी डाटाबेस, और उनको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर्स सो डू अ कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।